Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Fun. If you are new to my channel, then please do share, subscribe, and like my channel as early as possible. So let's get started. Our topic of discussions today is vapor compression cycle. ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने से पहले आपको दो टर्म समझना है। पहले तो रेफ्रिजरेशन क्या होती है। रेफ्रिजरेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से कम कर देना, तो या तो उसे महफूज किया जा सके ज़्यादा देर तक के लिए, यानी उसकी प्रिजर्व करने के जो एबिलिटी है बढ़ा दी जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल फूड हो गया आपका और फ्रूट्स वगैरह हो गए, आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो, क्यों? ताकि उसकी प्रिजर्व जो महफूज रहने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाए और वो ज़्यादा दिन तक आप कंज्यूम कर सकें, ठीक है, और विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन बेसिकली ये होती है। और वेपर कंप्रेशन साइकिल बेसिकली एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो कि रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब चीज़ों को ठंडा करती है, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दी है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है कि जो कि रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस करती है। उसको क्यों यूज़ करते हैं? ताकि चीज़ों को हम महफूज वगैरह कर सकें, लाइक दैट। तो अभी देख लेते हैं हम कंटेंट। इंट्रोडक्शन हो गया है, मैंने आपको दे दी है। इस आगे हम देखेंगे स्कीमेटिक डायग्राम। आफ्टर दैट हम देखेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी जो घरों में यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें जो ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह यूज़ होती है। आफ्टर दैट हम देखेंगे TSPV डायग्राम, और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसानात। उसके बाद हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, यानी यहाँ दो VCC लिखा हुआ है ना इधर, ये वाली चीज़ इसे हम बोलते हैं, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बता दिया है। अच्छा, इसमें आप देखें वेपर कंप्रेशन साइकिल में 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिस पे पूरी साइकिल ऑपरेट कर रही होती है। कौन कौन से? पहले तो हमारे पास है एवापोरेटर, उसके बाद हमारे पास है कंप्रेसर, उसके बाद हमारे पास है कंडेंसर, उसके बाद हमारे पास रिसीवर जो कि एक कूल स्टोरेज डिवाइस है। कूल कह रहा हूँ, स्टोरेज डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, सॉरी स्टोर करती है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व जो कि क्या करता है, एक्सपेंशन करता है और क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है और टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, इसमें ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो अब बारी बारी देखते हैं इसमें होता क्या है। उसके बाद फिर हम चलेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पर भी, उनमें भी ये सारी चीज़ें बारी बारी देखेंगे। अब पहले तो ये समझ लें कि रेफ्रिजरेशन में, ये इस साइकिल में चीज़ ठंडी कैसे होती है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। अब रेफ्रिजरेंट क्या है कि भाई वो एक ऐसी चीज़ है, लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, इस पूरी साइकिल के अंदर फ़्लो करता है। उसके फ़्लो करने से रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट यानी ठंडक प्रोड्यूस होती है। सिर्फ फ़्लो करने से हो जाती है? ऐसे कैसे? मतलब फ़्लो करने से मुराद मैं ये ले रहा हूँ, या आप ये समझें कि यहाँ जो रेफ्रिजरेंट है वो फ़ेज़ चेंज करेगा। उसका फ़ेज़ चेंज होने से हमारे पास ठंडक प्रोड्यूस होगी। कैसे होगी? आप सिंपली देखिए, मैं देखता हूँ कि एवापोरेटर से शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास हुआ इनलेट, हुआ रेफ्रिजरेंट। अब उसकी कोई भी कंडीशन थी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। 4 जब मैं वापस आऊँगा ना साइकिल पे 4 पॉइंट पे, तो फिर बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से रेफ्रिजरेंट एंटर हुआ और यहाँ से हमारे पास एग्ज़िट हुआ। अब ये जो आपका एवापोरेटर है, ये आपका देखा ना, आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो तो उधर आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है जहाँ आप चीज़ों को ठंडा रखते हो, करते हो, ठीक है ना। तो वो ये एवापोरेटर सेक्शन होता है, उसके अंदर आप चीज़ों को ठंडा रखते हो, ठंडा करते हो, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है, इंटर जो होता है वो होता है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और जब बाहर आता है तो वो वेपर फॉर्म में होता है। अब आप देखें, किसी भी चीज़ को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या देते हैं, हम हीट देते हैं, हीट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब वो हीट इसने कहाँ से ली? किसने? रेफ्रिजरेंट ने, ताकि वो वेपर बन गया ना इस साइड पे 1 पे। तो वो हीट उसने ली जो एवापोरेटर के अंदर ऑब्जेक्ट आपने रखे जो कि पहले गर्म थे, ठीक है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में इधर से इंटर हुआ, 4 पोजीशन पे इंटर हुआ इधर से, ठीक है। जैसे ही इंटर हुआ उसने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट गर्म थे उससे हीट ली, खुद हीट लेके वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जबकि चीज़ जो पड़ी थी ऑब्जेक्ट, उससे क्योंकि हीट उसने क्या कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली है, वो चीज़ ठंडी हो गई, ठीक है।
अब वो चीज़ ठंडी हो गई है, अब यहाँ हमारे पास वेपर आ गया है रेफ्रिजरेंट 1 पे, वेपर रेफ्रिजरेंट आ गया, पर उसका प्रेशर अभी भी लो है, ठीक है। उसके बाद उसको हम कंप्रेसर से फ़्लो कराएंगे, ताकि कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या होता है, ये एक तो प्रेशर इसका राइज़ करता है किसका, वेपर का, और दूसरा ये कि इसको फ़्लो कराना है पूरी साइकिल में, फ़्लो कराने के लिए कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, वरना फ़्लो नहीं करेगा रेफ्रिजरेंट, और जब ये कंटिन्यूसली फ़्लो नहीं करेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जब ये पॉइंट 2 पे आता है तो इसमें होता क्या है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हो चुके होते हैं। कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी गैस या वेपर को क्या करना, उसके प्रेशर को बढ़ा देना, ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली, तो प्रेशर के बढ़ने से ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी राइज़ हो जाता है। अब आ गए 2 कंडीशन में हम यहाँ, उसके बाद 2 कंडीशन के बाद अब ये जाएगा कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर, और उसके बाद यहाँ 3 से निकलेगा बाहर। अब चूँकि इसकी पोजीशन है वेपर की और हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है। अब देखें, इसने कंडेंसर की बात होते हुए दोबारा वापस एवापोरेटर के अंदर जाना है। अब रेफ्रिजरेंट ने क्या किया, हीट तो एब्जॉर्ब कर ली, अब हमें उसको दोबारा ठंडा करना है, ताकि वो दोबारा एवापोरेटर के अंदर ठंडी हालत में जाए और गर्म चीज़ों से हीट एब्जॉर्ब करे। क्यों करे गर्म चीज़ों से एब्जॉर्ब, ताकि हमारे पास वो ठंडी हो सके। और आपको पता है कि नेचुरल फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जब हमारा इधर 4 पॉइंट पे रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर पे इंटर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, और चीज़ें इधर जो बड़ी होंगी उनका टेम्परेचर हाई होगा, तो ऑटोमेटिकली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी और चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। ये आपको पता है, बेसिक फंडामेंटल लॉ है, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इधर हमारे पास जैसे ही कंडेंसर के पास होगा, ये कंडेंसर के अंदर इनलेट होगा 2 पोजीशन पे, तो जैसे ही इधर इंटर होगा हमारे पास होता क्या है, इधर कूलिंग वाटर या कोई एयर सर्कुलेट कर रही होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही वेपर जो है गर्म हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इंटर होता है, वहाँ से क्या होता है, ठंडा पानी आ रहा होता है। ठंडा पानी क्या करता है, उसकी वो यानी कि जो हॉट रेफ्रिजरेंट है वो क्या करता है, अपनी हीट दे देता है किसको, या वो ऑटोमेटिकली फ़्लो कर जाती है ठंडे पानी की तरफ, वो तो गर्म होकर चले जाता है, हमने कोई पॉन्ड रखा हो, रिवर रखा हो कहीं, वो वहाँ चला जाता है पानी, जबकि रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में बन के बाहर आ जाता है इधर कंडीशन 3 पे, जबकि उसका प्रेशर क्या है हमारे पास, हाई है, और क्या है हमारे पास जो फेस उसका लिक्विड हो गया, ठीक है। अब ये चले जाता है रिसीवर के अंदर, यहाँ हो जाता है ये स्टोर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब चूँकि मैंने आपको ये बात आपने ध्यान रखनी है और याद रखनी है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आगे भी यूज़ होगा, कि जब भी फेस चेंज होता है, यानी लिक्विड से वेपर में, वेपर से लिक्विड में जब भी कोई फेस चेंज होता है, तो उसमें होता ये है कि हमारे पास टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर था तो यहाँ भी टेम्परेचर उसका ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आता जब भी फेस चेंज होता है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं होता टेम्परेचर में, मतलब क्यों नहीं फ़र्क आता टेम्परेचर में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लिक्विड को बॉयल करते हो पानी से वेपर में, तो होता क्या है, जितनी आप हीट, जैसे फॉर एग्जांपल 100 डिग्री हो गया ना, बॉइलिंग हो गई है, अब उसके बाद वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड से। तो होता ये है कि वेपर तो बन रहे होते हैं, ठीक है, साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि जब आप हीट कर रहे होते हैं, जब फेस चेंज हो रहा होता है, तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो टूटती हैं, जो आप हीट दे रहे होते हैं ना, वो बजाय इसके कि हीट टेम्परेचर बढ़ाएं, वो टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, उसको तोड़ने में काम आ रही होती हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता नहीं है जब फेस चेंज हो रहा होता है। बहरहाल उसके बाद जब हमारे पास पोजीशन 3 आ गई, 3 के बाद ये पोजीशन 4 आ गई। 4 में हम क्या करते हैं, सिंपली टेम्परेचर हाई था इसका, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक्सपेंशन वाल से पास करवाते हैं। एक्सपेंशन वाल का काम क्या होता है, प्रेशर को कम करना। प्रेशर जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और यही हमें डिज़ायरेबल होता है कहाँ, 4 पॉइंट पे, ताकि हमारे पास लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, सॉरी लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट, बट इसमें मेजर पोर्शन लिक्विड का होता है और माइनर पोर्शन वेपर का होता है, ठीक है, वो इंटर हो सके और क्या कर सके, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सके, हीट एब्जॉर्ब करके एवापोरेटर में, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाला काम क्या होता है कि हमारे पास कूलिंग प्रोड्यूस करना है। जॉल थॉमसन इफेक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि हम क्या करते हैं, किसी भी गैस को जब थोड़ा सा माइन्यूट से अपर्चर में से या होल में से गुजारते हैं या एरिया में से गुजारते हैं, उसके बाद जैसे ही उसको मतलब उसमें से एग्जिट होता है तो सडन एक्सपेंशन हो जाती है, तो उससे हमारे पास कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
जी, अब ये हमारे पास डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आ गया। इसमें ये वाली जो चीज़ है ये एवापोरेटर है, और ये जो रेड में मैंने बनाया हुआ है ये हमारे पास है कंडेंसर, और ये जो ऑरेंज कलर का है इसे एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं, और जो ये ब्लैक कलर का बनाया हुआ है इसे कंप्रेसर बोलते हैं। तो इसमें 4 पार्ट्स आ गए जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, और वो दिखने में भी ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम कंप्रेसर से शुरू करें तो बिल्कुल वही कंप्रेसर में क्या होता है भाई, इनलेट होता है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर होता है, और जैसे ही वो 2 पॉइंट पे आता है तो वो क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हो जाता है। अब इसका टेम्परेचर हमने लो करना है। क्यों लो करना है थोड़ा सा, ताकि वो ठंडा होके, यानी कि जब वो कूल हो जाए तो फिर वही इसके अंदर एवापोरेटर के अंदर इंटर हो और वहीं से हीट एब्जॉर्ब कर सके जो जहाँ गर्म चीज़ें पड़ी हैं। अब ये फ्लो करेगा यहाँ से यूँ करके ऊपर जाएगा, एंड देन नीचे जाएगा, एंड देन ऊपर, एंड देन यूँ करके यूँ फ्लो करता हुआ, ठीक है। अब इधर क्या होता है हमारे पास साथ साथ, जैसे मैंने लिखा हुआ है इधर एयर है ना, शो की हुई है, 1 मिनट में इसको, ये देखिए एयर लिखी हुई है ना। अब ये सारी एयर जो है क्या करती है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्योंकि हाई होता है, जैसे ही इसके ऊपर एयर आके पड़ती है, यानी कि कांटेक्ट होता है, तो एयर खुद गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, और इस वेपर रेफ्रिजरेंट जो है, जो कि कंडेंसर में से फ्लो करके लिक्विड बन जाता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो वो क्या करता है, एयर को टेम्परेचर दे देता है। इसलिए आप देखते हो जब आप रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़े होते हो ना, बैक साइड पे, ये वाला बैक व्यू है इसका, तो वहाँ आपको क्या होता है, हॉट या गर्मी महसूस होती है। उसकी रीज़न यही है कि हवा वहाँ की गर्म हो रही होती है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट हो रही होती है उस कॉइल से जहाँ के रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है, और रेफ्रिजरेंट खुद ठंडा हो जाता है और एयर को गर्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। वही एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करता है, एक्सपेंशन प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, सडन कूलिंग होती है, और इसी कूलिंग ठंडा होने की वजह से ही हम इसको क्या करते हैं, वेपर एवापोरेटर में भेज देते हैं। एवापोरेटर में भेजने के बाद क्या होता है, सिंपली ये एवापोरेटर में से जनाब फ्लो करता है यूँ करके, ये ना फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद होता क्या है कि इसके अंदर जो चीज़ें गर्म आप जो रखते हो ना, सारी गर्म चीज़ें इधर, गर्म चीज़ें आपने इधर रख दी। अब क्या होगा, क्योंकि ये ठंडा है, वहाँ से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, खुद वेपर फॉर्म में बदल के इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें होंगी वो ठंडी हो जाएंगी, यानी कि इधर हमारे पास हीट रिजेक्शन होगी, यहाँ आपको गर्मी महसूस होगी, और यहाँ हीट एडिशन होगी, यहाँ आपको क्या, ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का काम ये होता है। ये मैं 1 मिनट के लिए दोबारा इसको बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो वो भी दूर हो जाए। 1 पॉइंट पे हमारे पास लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर होता है, और जैसे ही कंप्रेसर के बाद आता है तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। उसके बाद ये कंडेंसर में सारा फ्लो करता है। कंडेंसर में फ्लो करने के बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाता है, बट इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो थोड़ा, प्रेशर जो है वो हाई हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व इसमें आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होती है, उसके अंदर एक्सपेंशन के बाद इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। यहाँ हमारे पास लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ, लिक्विड की जो अमाउंट होती है वो मेजर होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये फ्लो करता है एवापोरेटर में से। एवापोरेटर में क्योंकि इसका टेम्परेचर ठंडा हो चुका होता है रेफ्रिजरेंट का, तो ये क्या करता है, इसके अंदर पड़ी हुई चीज़ों का जो कि गर्म होती हैं उसे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उनको ठंडा कर देता है, खुद गर्म हो जाता है, यानी कि हीट एडिशन इधर हो गई, एंड देन फिर दोबारा एवापोरेटर में जाता है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। ये हमारे पास टी एस डायग्राम और पी एच डायग्राम है। इसमें बेसिकली क्या होता है, टी एस हमारे पास हम क्यों बनाते हैं और ये क्यों बनाते हैं पी एच, इससे हम देख लें, सी ओ पी देख लेते हैं इससे हम, ठीक है। कंप्रेसर का वर्क देख लेते हैं। जैसे कंप्रेसर का वर्क अगर हम देखें तो H1 माइनस H2, ठीक है, यानी इंथाल्पी एट 0.1 इंथाल्पी एट 0.2, ठीक है। इसी तरह इनमें डिफरेंट फार्मूलाज हम निकाल सकते हैं इधर से, ठीक है। और ये बनाते क्यों है डायग्राम, टीएस डायग्राम हम सिर्फ हीट ट्रांसफ़र को देखने के लिए बनाते हैं कि कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ है, एडिशन हुई है, रिजेक्शन हुई है। वो कैसे पता लगता है, टीएस डायग्राम के अंदर जितना भी एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें हीट ट्रांसफ़र बताता है। इसी तरह पीवी डायग्राम है, उसके अंदर जितना भी एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें क्या बताता है, वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है। तो ये टीएस और पीवी डायग्राम है। इसमें मैं एक मतलब एक्सप्लेन कर दूं आपको इसको अंडू करके कि सिंपली इसमें प्रोसेस कौन कौन से चल रहे होते हैं। 1 से 2 कंप्रेसर होता है, जिसमें होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 हमारे पास क्या होता है, कंडेंसर होता है, इसमें आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्शन होती है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होती है। 3 से 4 हमारे पास आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन यानी थ्रॉटलिंग होती है, एंड देन 4 से 1 हमारे पास होता क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है, ठीक है। सिंपली यहाँ 1 से 2 हमारे पास क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, एंड 3 से 4 हमारे पास क्या है, आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन यानी कि थ्रॉटलिंग, एंड देन 4 से 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके,
इधर हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। इट इज़ वेरी कम्पैक्ट सिस्टम, बल्कि सिस्टम नहीं है, तभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा ये यूज़ होता है। इट हैज़ हाई COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये हाई एफिशिएंट सिस्टम होता है। उसके बाद इट हैज़ लेस रेडिंग कॉस्ट, यानी ऑपरेटिंग या जब ये चल रहा होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पर्टिकुलर इसकी एप्लीकेशन है कि मोस्टली ये वहाँ फिजिबल होता है, तो इसलिए वहीं हम वायबल होता है तो हम वहीं यूज़ करते हैं इसको। आफ्टर दैट यूज़ फॉर लार्ज टेम्परेचर रेंज। फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर 0 से डिग्री से नीचे भी चाहिए होता है, -डिग्री में भी चाहिए होता है, तो ये लार्ज टेम्परेचर रेंज के लिए भी हमारे पास यूज़फुल है और एप्लीकेबल है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो हाई इनिशियल कॉस्ट, मतलब जो बनने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि कंप्रेसर होता है या वेपर को डील कर रहे होते हैं, तो वेपर के कंपैरिजन में लिक्विड को अगर डील करें तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है ना, जब आप वेपर को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो उसकी जो क्वांटिटी है ना, वॉल्यूम जो है 120 टाइम रिड्यूस हो जाता है अगर वेपर को लिक्विड में करें। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग पार्ट्स डेफिनेटली इधर कंप्रेसर लगा होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, लो फ्लक्चुएशंस, नॉइज़, वाइब्रेशन लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। रिस्पॉन्स टू लोड फ्लक्चुएशन, वो क्यों होता है, बेसिकली बातों का ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, कहीं आपको -2 चाहिए होता है, कहीं 0, कहीं -3, तो ये अगर इसकी फ्लक्चुएशन यानी इसकी कंडीशन चेंज होती रहे बार बार, तो ये साइकिल जो है इतनी यूज़फुल या इतनी हाई एफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, तो लोड फ्लक्चुएशन पे इतनी ये सूटेबल नहीं है। उसके बाद हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, डेफिनेटली आपके वो कंप्रेसर तो है ना, वेयर एंड टेयर तो होता है ना, तो लुब्रिकेंट वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह सारी जो है वो कॉस्ट वगैरह बढ़ती है इसकी। आफ्टर दैट हमारे पास एप्लीकेशंस है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, अभी मैंने एग्जांपल दी, जो घरों में आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हो, वाटर कूलर, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में जाते हो, वहाँ आप पानी पीते हो ठंडा, तो वो कौन सा इफेक्ट हो रहा होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, एयर कंडीशनर आप यूज़ करते हो, वहाँ आप बैठे ठंडक ले रहे हो तो आराम से, तो उसकी पीछे वर्किंग क्या हो रही होती है, ये हो रही होती है। और एक और बात, जब आप बैठे होते हो रेफ्रिजरेटर यानी रूम में बैठे होते हो, तो जहाँ आपको ठंडक हो रही होती है, यानी कि जो चीज़ ठंडक फेंक रही होती है, कूलिंग प्रोड्यूस कर रही होती है, वो आपका एवापोरेटर होता है, और जो बाहर आपका लगा होता है पंखा, फ़ैन, और जो भी जहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो एक्चुअली कंडेंसर होता है आपका। तो ये अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता मेजर डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद आइस प्लांट, यानी कि आइस प्लांट में जैसे वो ना अमोनिया भी यूज़ होती है, उसके अंदर वो रेफ्रिजरेशन वगैरह सारा इफेक्ट होता है, तो उसमें आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर भी ये प्रोसेस यूज़ होता है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज, यानी कि इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं दूं तो बहुत सारे एक्चुअली क्लॉथ्स होते हैं जो कि एक ख़ास मॉइस्चर और रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे स्टोर होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, उनका टेम्परेचर वो ना मिले जो कि रिक्वायर्ड होता है, मतलब कूलिंग ना हो, तो वो एक्चुअली ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को जो है उन गारमेंट्स में चीज़ों को रखने के लिए ख़ास टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो वो भी इसकी एप्लीकेशन है। आफ्टर दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। एंड लास्ट में मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली इसके पीछे एफर्ट बहुत है। सारी वीडियोस, एक तो वीडियो प्रिपेयर करने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, और दूसरा ये कि सारी पिक्चर्स बनाने में, एंड देन उसको फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्हाटएवर जो भी है सारा करने में मुझे बहुत टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि मैं प्रीवियसली जो वीडियोस बना रहा था वो प्रेजेंटेशन में नहीं बना रहा था, बट अब मैंने थोड़ा सा वैरायटी लाया हूँ ताकि व्यूअर्स को देखने में भी मज़ा आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी मिलें और आपकी अप्रिसिएशन भी मिले, ताकि मैं आगे मोटिवेट होकर और भी आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त वीडियोस लाता रहूँ। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग हियर।